प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग जीके और जीएस से 30 प्रश्न करने वाले हैं। यह सभी प्रश्न वीवीआई है और प्रीवियस ईयर है, मतलब पहले कभी न कभी पूछा गया क्वेश्चन है और एग्जाम में ही बार बार पूछा जाता है। उसी क्वेश्चन को आज रख रहे हैं। जो आज जो 30 क्वेश्चन करने वाले हैं वो पैरामेडिकल के लिए, आईटीआई के लिए और रेलवे एसएससी जो तैयारी करते हैं बच्चा उनके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, कौन सा पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी? देखिए, सबसे पहले विद्युत आपूर्ति तो ऐसे हुआ था दार्जिलिंग में। कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। दूसरे स्थान पर कोलकाता का था, इसलिए आंसर क्या मार देंगे? ए मार देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, छत्तीसगढ़ की राज्य की राजधानी कहाँ है? चलो फटाफट आंसर दो। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? फटाफट आंसर दीजिए। बिलासपुर होगा, रायपुर होगा, रांची होगा, जमशेदपुर होगा, कहाँ होगा जी? चलिए बेटा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या होगा? रायपुर। आपको कल भी क्लास बताए थे कि राज्य और राजधानी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किसने स्वशासन आंदोलन प्रारंभ की थी? स्वशासन आंदोलन पर प्रारंभ करने वाले थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। जो यह महिला कहाँ की थी? लंदन की थी। इसे भारत प्रेमी भी माना जाता था। भारत प्रेमी, भले ही लंदन के अंग्रेज थी, लेकिन ये जो है भारतीयों के प्रति इनको दया और अनुभूति काफी अच्छी थी, इसीलिए इन्हें भारत प्रेमी के नाम से जानते हैं। और बहुत सक्रिय महिला थी। इन्होंने हिमालय पर भी, माउंट एवरेस्ट पर भी फतह किया है, 2 बार चढ़ा है एक बार। चलिए तो आंसर मारेंगे बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? देखिए पहले डायग्राम समझ लीजिए। पानीपत में 2 गो युद्ध हुआ था। एक हुआ फर्स्ट टाइम, एक हुआ सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में, और दोबारा जो हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हालांकि आंसर तो आपको मिल गया होगा, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देखिए बाबर इसमें विजयी हुए। विजय किनका हुआ? बाबर का। और हार किनका हुआ? हार मतलब पराजय। हार मतलब क्या होता है बेटा? पराजय। पराजय किनका हुआ? इब्राहिम लोदी का। मतलब इब्राहिम लोदी का, लोदी वंश का यही प्रशासन समाप्त हुआ और बाबर वंश का यहीं से कहानी क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध में ही, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मुगल वंश का बीज छुपा हुआ था। मुगल वंश का बीज छुपा हुआ था। कहाँ के लिए? भारत के लिए। भारत में मुगल वंश का प्रारंभ 1526 ईस्वी से हुआ। कब? जब इब्राहिम लोदी को पराजय हुआ तब। पानीपत की दूसरी युद्ध जो हुई थी वो हुआ था, एक थे शेर शाह सूरी। एक कौन थे? एक थे शेर शाह सूरी और दूसरा थे हुमायूं। दूसरा कौन थे? हुमायूं थे। दूसरा थे हुमायूं। जिसमें इसमें क्या हुआ कि हुमायूं की हार हुई और शेर शाह सूरी का क्या हुआ? समाप्ति हुआ, प्रारंभ हुआ। तो पहला में बाबर ने विजय प्राप्त किया, समझ गए, और दूसरा में शेर शाह सूरी ने विजय प्राप्त किया था। चलिए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में, और इसे हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिंद महासागर में निम्नलिखित में कौन सा द्वीप नहीं है? या कौन सा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में? चलो आंसर दो।
कुछ हम हेल्प भी कर दे रहे हैं नक्शा से इस प्रकार से। देखो यही हमारा भारत का डायग्राम हुआ। इस तरह से जो है ना, ये आपका हो गया इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। ये हो गया आपका अरबियन, अरबियन ओशियन, अरबियन ओशियन अरब सागर। और इधर हो गया बेटा आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ क्या हो गया, बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, ये हो गया। चलिए देखिए, तो हमारा आयरलैंड तो यहाँ का पार्ट है ही नहीं, क्यूबा भी यहाँ का पार्ट नहीं है, तस्मानिया भी नहीं, अफ्रीका के पास में है। मालदीव देखो, मालदीव जो है से यहाँ पर है, तो मालदीव जो देश होगा ये हमारा हिंद महासागर का पार्ट हो सकता है, इसलिए आंसर मारेंगे छठा का बिहार। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कितना, 7। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रतल पर उतरा था। देखिए जिस समय फर्स्ट टाइम जब चंद्रमा तल पर नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, उसमें उनके साथ में थे एडविन एल्ड्रिन थे। आंसर क्या मारिएगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI एकदम है, VVI है बेटा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आंसर दीजिए, कितना आंसर होगा। चलो बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं, आंसर होगा 8। आंसर क्या होगा, 8। देखिए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए आप। देखिए ये गुजरात है, और यही गुजरात से कर्क रेखा इस प्रकार से गुजरा है। देखिए सबसे पहला राज्य जो है पश्चिम में, इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया, और ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ है। सबसे पहला राज्य जो होगा वो होगा गुजरात, और दूसरा राज्य होगा राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान होगा। देखिए गुजरात ऐसे है, और थोड़ा सा के लिए ऐसे राजस्थान भी इसको टच करता है। 3 नंबर पर नाम लेंगे MP का मध्य प्रदेश, और पता है मध्य प्रदेश में एक हलाली जलाशय है, इसी जलाशय के बीच से पार करती है। और भोपाल भी काफी करीब है, भोपाल भी है जो लाइन के काफी निकट में है, लाइन के निकट में है। राज्य की राजधानी सबसे निकट भोपाल का होगा। 4 में नाम लेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का, किसका नाम लेंगे, छत्तीसगढ़ का नाम लेंगे। और 5वां में हो जाएगा आपका झारखंड, 5वां में क्या हो जाएगा आपका, झारखंड। झारखंड में एक रांची इसका राजधानी शहर है, जो एकदम लाइन पर है, जो कर्क के रेखा पर ही है, कर्क रेखा पर ही है, एकदम काफी मतलब रांची से होकर गुजरा है कर्क रेखा, याद रखिएगा, रांची से होकर गुजरी है कर्क रेखा। लेकिन भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, उसके करीब से गुजरा है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कर्क रेखा के सबसे निकटवर्ती राजधानी, तो सबसे पहला आंसर मारिएगा रांची का, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा तब भोपाल मारिएगा। चलिए, और छठा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। छठा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 7 में हो जाएगा त्रिपुरा, 7 में त्रिपुरा, और 8 में हो जाएगा मिजोरम। 8 में क्या हो जाएगा, मिजोरम। इस तरह से जो है बेटा आप लोग 8 राज्य का नाम नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिए, तेंदुपत्तियों का प्रयोग कहाँ होता है, तेंदुपत्तियों का प्रयोग कहाँ होता है, फटाफट आंसर दो। ऑप्शन ए है औषधियों की प्राप्ति के लिए, खाना बनाने में, है ना, मसाला के रूप में, बीड़ी बनाने में, व्यतीत पेय पदार्थों में। कहां पर होगा बताइए, टाइम कम लो। चलो बेटा याद रखना, तेंदुपत्ती का प्रयोग बीड़ी बनाने में होता है। आंसर क्या मारेंगे, सी। बीड़ी का जो निर्माण होता है तेंदुपत्तियों से होती है। हालांकि देखो बीड़ी का तो महत्व बहुत कम गया आज के डेट में। आज से 10-20 साल पहले बीड़ी का बहुत ही महत्व था, क्योंकि सिगरेट से काफ़ी सस्ता मिलती है, आज भी सस्ता मिलती है, लेकिन इसकी
अब है ना कि बीड़ी वही लोग पी रहा है जिसका प्रतिष्ठा एकदम नीचे लोग समझता है, और जहाँ सा भी लगता है कि हाई क्वालिटी वाला हम व्यक्ति हैं तो सिगरेट ही पीता है। मतलब बीड़ी पीने वाले को लोग नीच दृष्टि से देखते हैं, समझ गए, और सिगरेट पीने वाले को लोग ऊंच दृष्टि से देखते हैं। मतलब सिगरेट वाला व्यक्ति हाई क्वालिटी का हो गया, बीड़ी वाला लो क्वालिटी का। ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमारे नजर में तो बीड़ी पीने वाले और सिगरेट पीने वाले दोनों ही गंदा व्यक्ति हैं, दोनों ही गंदा व्यक्ति हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति गंदे व्यक्ति होते हैं, चाहे उनकी आचरण कितना ही अच्छा हो, व्यक्ति कितना ही समाज सेवी हो, उनकी एक कलंक जो है धूम्रपान, ये बहुत बड़ा कलंक है। धूम्रपान पर निषेध होना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान से प्रत्येक वर्ष लाखों व्यक्ति हमारे देश में जान गंवा रहे हैं, और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बीमारी का शिकार हो जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किनका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। क्वेश्चन नंबर 11, थिम्पू निम्नलिखित में किसकी राजधानी है? चलो आंसर दो। थिम्पू निम्नलिखित में किसकी राजधानी है? चलिए बेटा आंसर होगा भूटान। किसका होगा? भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। थाईलैंड का बैंकॉक। थाईलैंड का बैंकॉक। और उत्तरी कोरिया का हो जाएगा प्योंगयांग। प्योंगयांग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। आनंद मठ पुस्तक जो है किसने लिखा था? चलिए दीजिए आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर थे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, सरोजनी नायडू थी, या श्री अरविंदो थे? कौन थे? आंसर दीजिए फटाफट। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर मैं दे रहा हूं। आंसर होगा बिहार, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप लोग को हम एक मजे की बात बताना चाहते हैं कि जितना भी प्राचीन ग्रंथ है या आजादी तक का जो भी ग्रंथ पुस्तकें हैं, सबका लेखक और ग्रंथ का नाम याद कर जाइएगा। हर एग्जाम में इसे एक प्रश्न होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शून्य का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आहा, कौन होगा? VVI हैदम। बताइए शून्य का आविष्कार कौन किए थे? आप पता है? और वह जो व्यक्ति थे भारतीय थे, यानी शून्य का आविष्कार भारत से हुआ था। आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे। चलिए 14, राज्य अपहरण नीति का शुरुआत किसने किया था? राज्य अपहरण नीति का शुरुआत किसने किया था? चल बताओ आंसर। लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा कि लॉर्ड वेल्लेस्ली होगा कि लॉर्ड डलहौजी कि लॉर्ड बेंटिंग? आंसर दीजिए। चलिए जानना चाहिए आप लोग को कि राज्य अपहरण नीति का जो शुरुआत किए थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य अपहरण नीति का शुरुआत किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? करो या मरो मतलब ये हुआ कि जब कोई काम के लिए आप अड़ गए हैं, ठान लिए हैं, मिशन बना लिए हैं, लक्ष्य बना लिए हैं, तो उसको कर लीजिए। और नहीं तो अपने आप को अगर हारा हुआ प्रतीत होते हैं तो हारने से बढ़िया कि मर जाइए। वही नारा आजादी के समय दिया गया था, करो या मरो। या तो आजाद के लिए लड़ जाओ, आजादी के लिए हर प्रयास करो, सफलता प्राप्त करो, और नहीं अगर तुमसे बनता है तो कुर्बान हो जाओ, मर जाओ। मतलब मरा हुआ से तुलना किया गया है किसको? जो मैदान छोड़कर भागा है उससे। तो यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिए थे। आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार किसके पास है? देश में देखो जो भी फैसला है इंटरनेशनल लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो भी फैसला होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। समझ गए? दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट होना, एक करार होना, ये सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। युद्ध जब होगा तो राष्ट्रपति के घोषणा पर होगा, अशांति भी जब होगा यानी युद्ध का विराम तो भी राष्ट्रपति के नाम पर होगा। प्रधानमंत्री भले ही जा करके सारे बात विचार करेंगे लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा? भारत में राष्ट्रपति का होगा। आंसर क्या मारेंगे? ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन संस्था का नाम क्या है? देखिए स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन जो है वह दो तरह का होता है। एक होता है ग्राम लेवल का देहात में और एक होता है शहर में। ग्राम में जो होता है इस संस्था का नाम है ग्राम पंचायत। क्या नाम है? ग्राम पंचायत। और जो शहर में होता है, नगर में जो होता है, इसको नाम है नगर निगम। अच्छा, शहर का नगर निगम और शहर का ही एक और नाम है नगर। क्या नाम है? नगर। तो शहर या नगर में स्थानीय प्रशासन कौन होता है? नगर निगम। और ग्राम पंचायत देहात में कौन होता है? ग्राम पंचायत। और देखो एकदम खाटी देहात है तो ग्राम पंचायत, पूरा अच्छा शहर है तो नगर निगम। और जान गए ये दोनों के बीच में है, ना पूरा शहर है ना पूरा देहात है, तब यहाँ होता है नगर पंचायत। यहाँ क्या होता है? नगर पंचायत। चलिए, लेकिन ये इसकी चर्चा बहुत कम है, सबसे ज्यादा प्रचलित है ग्राम पंचायत और नगर निगम है। तो आंसर क्या देंगे? स्थानीय स्वशासन संस्था का नाम एक नगर निगम। ये ग्राम पंचायत तो है नहीं, तो क्या मारेंगे? नगर निगम मारेंगे। आंसर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। केला किस फसल में गिना जाता है? मतलब केला को किस फसल कैटेगरी में रखा गया है? चलो बताओ आंसर। रबी में, जायद में, खरीफ? राइट, आंसर क्या होगा? खरीफ। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? समझ गए? देखिए बेटा एक चीज ध्यान दो, जितना भी देश में जो सर्वोच्च पद है, देश में जो भी हम लोग यहाँ सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद में आता है राष्ट्रपति का और मुख्य न्यायाधीश का, दो ही व्यक्ति आता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर होंगे, अब इसके नीचे होंगे न्यायाधीश, मुख्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति से नीचे का होते हैं। समझ गए? तो अगर मान लो कि कुछ भी हम लोग को बड़े पैमाने पर करना है, देश लेवल पर करना है, विदेश लेवल पर काम करना है, और राष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तब उसके पैरेलल में कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं पैरेलल में, या उसके नीचे थोड़ा सा मान लो। अगर हाँ राष्ट्रपति अगर रहते हैं तब तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कोई काम नहीं है, राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब यह काम संभालेंगे। क्लियर हो गया? तो अब ये बात समझो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति जब भी करेगा तो बड़ा ही आदमी न करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से बड़ा कौन है? राष्ट्रपति है। इसीलिए चुनाव कौन करेंगे, नियुक्ति कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। खच्चर का किसका संकर है? संकर मतलब प्रजाति। खच्चर जो है किसका है बताओ? गधा घोड़ी का, घोड़ा गधी का, गधा घोड़ा मादा जेबरा का, घोड़ी नर जेबरा का, किसका है? खच्चर जो है ना बेटा, गधा और घोड़ी का नस्ल है एक प्रकार का।
सबसे लो क्वालिटी में खच्चर होता है। ऐसे पता है गांव में बच्चा लोग को भी खच्चर कहता है लोग प्रेम प्रेम से, अरे खच्चर कहीं का, है ना। तो लेकिन आप खच्चर नहीं है, ये मत समझना कि हम गधा घोड़ी हैं, ऐसा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो है कहाँ? जिनेवा में। कहाँ में है? जिनेवा में। आंसर ए मारिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेल कूद जगत में थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? धनुर्विद्या से है, निशानेबाजी से है, क्रिकेट से है, बिलियर्ड्स से है? आंसर दो। चलो आंसर देते हैं, क्रिकेट से होगा। थर्ड आई जो है एज लाइक कैमरा, थर्ड आई एज लाइक कैमरा, एक कैमरा के समान होता है। जब कोई विवाद होती है, फंसती है मैटर क्रिकेट में, तब वो थर्ड कैमरा यानी थर्ड आई के द्वारा ही उसका अवलोकन होता है, समझ गए? और उससे अवलोकन कर कर करके और डिसीजन यानी फैसला सुनाया जाता है। तो थर्ड आई का संबंध किससे है? क्रिकेट से। इसमें एक थर्ड एम्पायर भी होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? सेल्यूलर जेल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। और इस जेल का निर्माण जो है बेटा स्टार्ट हुआ था कितना में? 1896 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1906 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, समझ गए? जब देश आजादी के समय लड़ाई होती थी अंग्रेजों से भारतीयों में, यहाँ के लोगों से, वीरों से, भारत सपूतों से, तो उसमें अगर अंग्रेज बहुत कस के चिन्ह मिलाता था ना, तो उस व्यक्ति को काला पानी का सजा देता था। काला पानी का सजा। और काला पानी का सजा का मतलब हो गया कि भैया तू देश छोड़ दे, आज से तेरा देश से मतलब न है। मतलब जिस व्यक्ति को काला पानी का सजा हो गया, समझो कि वह व्यक्ति जिंदा तो रहेगा, जिंदा तो रहेगा, लेकिन जो है वह किसी व्यक्ति से मिलेगा नहीं और अपने भी जमीन से बहुत दूर। सोचो ना, देश हमारे देश से कहां, अंडमान निकोबार, कहां अंडमान निकोबार देश कितना दूर है, कितना एकांत में है, और जा करके वहां बनाया था काला पानी की सजा की व्यवस्था, ताकि किसी भी तरह से उस व्यक्ति को किसी से मुलाकात भी ना हो। एकदम समझो कि दुनिया से अलगे हो गया, उससे बढ़िया मौत है। वहां जिंदगी झेले से बढ़िया कि मौत है, मौत अच्छा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत में विधवाओं के दोबारा विवाह के वैधीकरण मांग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए भारत में खास करके हिंदू धर्म में एक प्रथा थी कि जिनकी पति का देहांत हो जाए, जिनका हस्बैंड डेथ कर जाता है, डेथ हो जाता है, तो उनकी पत्नी का दोबारा विवाह नहीं होगी, ऐसा प्रथा था। हालांकि ये कुप्रथा है, व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी। मान लो कि कोई महिला की उम्र 25-30 वर्ष की भी है, उनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो तब से पूरी जिंदगी उनकी जो है बेसहारा जीना पड़ता होगा। बेसहारा का मतलब क्या? कोई भी सहारा नहीं, अपने कुछ भी आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर करना पड़ता होगा। तो यह कुप्रथा था। इसी को दूर करने के लिए सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसका विरोध किया और दोबारा विवाह का मांग किया कि दोबारा विवाह होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का मांग किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किए थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है। देखिए यह मान लो कि सूरज है ना, तो पृथ्वी इसकी परिक्रमा इस प्रकार से करेगी, सर्कुलर पथ पर। अर्थ है ना, EARTH, अर्थ परिक्रमा करेगी, तो परिक्रमा करने में टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 घंटा। इसी को बोलते हैं 1 ईयर। यानी आंसर क्या मारेंगे? प्रति वर्ष सी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? चलिए बता दें आप लोग कि भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। बताइए किस राज्य में है? 5 भूमियों का देश, अब तो पकड़ो, पंजाब। आंसर क्या होगा? ए, पंजाब। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहां से हुआ था? यानी भारत में कुचिपुड़ी जो नृत्य है, लोक नृत्य है, इसका शुरुआत किस राज्य से माना जाता है? तो आंध्र प्रदेश से माना जाता है। किससे मानते हैं हम लोग? आंध्र प्रदेश से मानते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में कौन है? बताओ, गुलाब होगा, गेंदा होगा, कमल होगा, सूरजमुखी होगा? भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में कौन है? बताइए। फटाफट आंसर दो। चलिए अब बताते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प किसे माना गया है? कमल को माना गया है। और याद रखिएगा बीजेपी का जो चिन्ह है वो भी कमल का ही चिन्ह है, कमल का फूल ही चिन्ह है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? देखिए यहां पर जैसे मान लो कि सूर्य है, तो सूर्य के बाद जस्ट बाद जो है बुध ग्रह है, इसके जस्ट बाद शुक्र ग्रह है, इसके जस्ट बाद पृथ्वी ग्रह है, इसके जस्ट बाद मंगल हो गया, इसके जस्ट बाद बृहस्पति हो गया, इसके जस्ट बाद शनि हो गया, इसके जस्ट बाद अरुण हो गया, और इसके जस्ट बाद क्या हो गया? वरुण हो गया। सबसे निकट का ग्रह जो है हमारा बुध है, इसलिए आंसर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। पृथ्वी का स्थान 3 नंबर पर है, जबकि याद रखिएगा आकार में स्थान क्या है? 5वां है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, माउंट आबू में दिलवारा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी है, पहाड़ पर्वत है, अरावली पर्वत पर है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर किसके लिए है? जैनियों के लिए है, इसलिए आंसर क्या होगा? जैन मंदिर। अब हम लोग यहीं पर विराम करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।